हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की इस माइक्रोबायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीवाणु भोजी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो जीवाणु भोजी होते हैं वो ऐसे वायरस हैं जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं। तो इनके बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो हम पहले जान ही चुके हैं अन्य वीडियोज में। यहाँ पर हम इसकी बात करने वाले हैं संरचना की, कि किस तरीके से जो है इसकी संरचना होती है। और इसके लिए हमने यहाँ पर दो डायग्राम जो है वो लिए हुए हैं, जिनमें से लेफ्ट वाला जो डायग्राम है वो इसकी आउटर स्ट्रक्चर को बता रहा है, और राइट वाला जो डायग्राम है वो इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, या कहेंगे एक तरीके से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी आप पे दोनों ही डायग्राम्स में इसकी देख पा रहे हैं, और हम सब यह जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाना संभव होता है। तो ऐसे में इनकी जो संरचना है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही जान पाना संभव हुआ है। और ये जो बैक्टीरियोफेज है इनको हम जीवाणुविक फिल्टर या बैक्टीरियल फिल्टर से पृथक नहीं कर सकते। अगर हम एक ओवरऑल संरचना की बात करें, इसकी आकृति की बात करें, तो एक टेडपोल की भांति जो है इसकी संरचना हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये अलग अलग जो फेजेज हैं उसमें अलग अलग हो सकती है। कुछ जो है टेडपोल आकृति के होते हैं, तो कुछ सूत्रनुमा संरचना के भी होते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पर हमने T2 बैक्टीरियोफेज लिया है, या कहेंगे T1 बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है वो दो पार्ट्स में मुख्य तौर पर हमें बटा हुआ दिखाई देता है, जिसको एक पार्ट को हम कहते हैं सिर, और दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है टेल या पुच्छ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम टेल कहते हैं, और ये जो पार्ट है वो सिर होता है। और इनके बीच में एक छोटा पार्ट और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉलर। सबसे पहले हम सिर की बात करें तो सिर जो है वो हमें देखने को मिलता है बहुत सारे जो फेज है, जैसे कि T2, T6, इनमें तो ये जो है वो प्रिज्मोइड आकृति का देखने को मिलता है, प्रिज्म के समान मिलेगा। लेकिन T3 और T7 जो फेजेज हैं इनमें ये हेक्सागोनल आकृति का हमें देखने को मिलता है। और कुछ फेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ फेज ऐसे भी होते हैं जैसे कि M13, जिनमें कि ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के होते हैं, और वो जो है हेड और टेल रीजन में डिवाइड जो है वो नहीं होते हैं। अगर हम हेड की साइज बात करें T2 बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस हेड की जो लंबाई है वो होती है 950 एंगस्ट्रॉम, और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये होती है 650 एंगस्ट्रॉम। इसका सिर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 650 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, और 950 एंगस्ट्रॉम जो है ये लंबा होता है। और इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि हेड और टेल के बीच में होता है, इसको हम कॉलर कहते हैं। और कॉलर के बाद में हम देखें तो जो है पाया जाती है पुच्छ, इसे हम टेल कहते हैं। ये आप टेल रीजन देख सकते हैं, ये टेल है। और टेल की जो लंबाई है या पुच्छ की जो लंबाई है वो बराबर होती है सिर के ही, अर्थात 950 एंगस्ट्रॉम लंबाई की जो है वो उसमें पुच्छ जो है हमें देखने को मिलती है। टेल के बाद में अगर हम देखें तो इससे टेल के नीचे पाई जाती है एक एंड प्लेट। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड प्लेट दिखाई दे रही है। इस एंड प्लेट की अगर हम बात करें लंबाई की, तो लगभग ये जो है 200 एंगस्ट्रॉम में मोटी एक प्लेट होती है।
और ये जो प्लेट है वो सबसे अंत में पाई जाती है, इसलिए इसको हम एंड प्लेट भी कहते हैं। और इस एंड प्लेट से 6 टेल पिंस या फाइबर्स निकलते हैं, जिनको हम हिंदी में पुच्छीय तंतु भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये टेल फाइबर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनकी संख्या निश्चित है, ये 6 होती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये 6 की संख्या में हमें दिखाई देते हैं। और इनकी अगर हम बात करें लंबाई की, तो ये जो टेल फाइबर्स है या टेल पिंस हैं, ये 1500 एंगस्ट्रॉम लंबे होते हैं। 1500 एंगस्ट्रॉम लंबे टेल फाइबर्स पाए जा सकते हैं। आप दोनों ही डायग्राम में टेल फाइबर्स को देख सकते हैं। ये टेल फाइबर्स जो है 2 प्रमुख काम करते हैं। एक तो जो है ये एडसॉर्प्शन में मदद करते हैं फेज पार्टिकल के, जो कि या कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम बैक्टीरियल जो सेल्स है उसके ऊपर चिपकने में मदद करते हैं। और दूसरा जो कार्य है इनका महत्वपूर्ण, वो ये है कि इनके द्वारा एंजाइम्स का स्राव किया जाता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को गलाने का काम करता है। उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइसिस करने का काम करता है। तो ये मुख्य काम करते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें फेज पार्टिकल में, अगर हम केमिकल कंपोजिशन को देखें तो फेज पार्टिकल या जो हमारा जीवाणु भोजी है वो मुख्यतः बना होता है 2 प्रमुख रासायनिक पदार्थों से, जिनमें नंबर 1 पर है प्रोटीन और नंबर दूसरा है न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन की अगर बात करें तो इसकी मात्रा जो है 50 से 60% होती है, और न्यूक्लिक एसिड की जो मात्रा है वो होती है 40 से 50%। कहने का मतलब ये है कि लगभग दोनों ही जो है कुछ हद तक बराबर सी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि प्रोटीन थोड़ा जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में जो है हमें लिपिड भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सिर की, तो यहाँ पर जो है सिर आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन शीट के द्वारा जो है घिरा हुआ है। तो ये जो प्रोटीन शीट है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, लगभग 2000 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। कैप्सोमियर यूनिटों का नाम है, और कैप्सोमियर से मिलकर के हम कह सकते हैं कैप्सिड का निर्माण होता है। तो ये जो है इसका जो सिर का एक तरह से प्रोटीन आवरण है वो कैप्सिड कहलाता है, और इस कैप्सिड का निर्माण जो है वो कैप्सोमियर सब यूनिट्स के द्वारा होता है, और इनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास इसमें होती है। अगर हम डीएनए देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कैप्सिड के अंदर जो है वो इसके सिर पार्ट में, जो इसका हेड पार्ट है उसमें डीएनए होता है, और ये डीएनए जो है आमतौर पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हालांकि ये अलग अलग फेज पार्टिकल के अंदर अलग अलग होता है। कुछ को हम जैसे कि देखें तो 5x174 जो है उसमें जो है हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है 5x174 में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से, लेकिन अधिकतर जो बैक्टीरियोफेज हैं उनमें हमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। और डीएनए का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये लगभग 2.5 लाख या उससे अधिक हो सकता है। और न्यूक्लिक एसिड की जो मात्रा अगर देखें हम तो 6 × 10³ mg के आसपास जो है इनमें पाई जाती है। और इस डीएनए की अगर हम देखें तो ये जो डीएनए है वही जो है इसका संक्रामक भाग बनाता है। और साथ ही साथ पूंछ की अगर बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकती है, कुछ में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकती है। और ये जो है आपका प्रोटीन का बना हुआ पार्ट होता है, और साथ ही साथ जो टेल फाइबर्स है वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने देखा यहाँ पर कि जो बैक्टीरियोफेज है वो मुख्यतः प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के निर्मित संरचना है, जिसे हम समग्र तौर पर न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं। वो 2 ही चीज जो है मुख्यतः इसमें पाई जाती है। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।